हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग इस वीडियो में पर्यावरण भूगोल के बारे में, जल प्रदूषण और साथ ही इसमें हम लोग समुद्री प्रदूषण की चर्चा करेंगे। ये आपका 14वां पार्ट है पर्यावरण भूगोल का और ये आपके यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कई प्रश्न आपको हूबहू परीक्षाओं में मिलते हैं और पूछा जाता है कि जो जल प्रदूषण में कुछ तत्व पाए जाते हैं, कुछ तत्वों की वजह से जो जल प्रदूषण होता है तो उससे कुछ मानव स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ता है, उन मानव स्वास्थ्य पे या उनसे जो उत्पन्न रोग हैं उसका क्या नाम है। जैसे पूछा जाता है मिनीमाटा रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस, इटाई इटाई, ये सभी जो रोग हैं ये किन तत्वों से होते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादातर इनका मात्रा या आर्सेनिक की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, या आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ पे पाया जाता है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही जो आपकी यूजीसी में पूछे गए प्रश्न थे उसमें आपका जैसे जल प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड या नियंत्रण एक्ट या अधिनियम का गठन कब किया गया। ठीक, साथ ही साथ कि किस का या किस नदी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी सबसे ज़्यादा है, या किसे जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ठीक, इस तरह के प्रश्न आपके इस चैप्टर से आते हैं, इस टॉपिक से आते हैं, तो इन सभी को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। यदि चैनल के नए व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ लोग जो है कमेंट जो लोग करते हैं या उनके बारे में जो कुछ भी पूछते हैं, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इससे हमें लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें आप सभी के लिए यूजफुल हैं, तो इसलिए आप कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे इस तरह से। तो जो ये टॉपिक अभी चल रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये आपकी परीक्षाओं के लिए, साथ ही साथ यदि आप निबंध वगैरह लिखेंगे या आप मुख्य परीक्षा देने जाएंगे, ठीक, मुख्य परीक्षा में भी ये आपका इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपका यहाँ से संबंधित आप निबंध में भी पा सकते हैं और प्रश्न भी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं। जैसे वायु हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उसी तरह से जल भी कम नहीं है। वास्तव में पृथ्वी पर जीवन पहले जल में ही शुरू हुआ था, ये हम सभी लोग जानते हैं। आज भी जल जीवन का ही एक मूलभूत आधार है, परंतु प्राकृतिक और मानवीय क्रियाकलापों से विश्व के लगभग सभी भागों में जल का प्रदूषण हुआ है। जल प्रदूषण को कई रूपों में परिभाषित किया जाता है, जैसे जल में अनिश्चित या अवांछनीय पदार्थों का मिला होना या पाया जाना जल प्रदूषण कहलाता है। ठीक, या ये जो अवांछनीय पदार्थ हैं ये क्या हो सकते हैं, ये आपके कार्बनिक, जैविक या रेडियो तत्व हो सकते हैं। इन पदार्थों से युक्त जल मानव, पशु, कृषि आदि के लिए हानिकारक साबित होता है। WHO ने एक डेफिनेशन दिया है, उसको ज़रूर आप जानिए। यदि लिखना होगा तो आप WHO के अनुसार करके लिख सकते हैं, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो उसने कहा कि प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोत से उत्पन्न अवांछनीय पदार्थों के कारण जल प्रदूषण हो जाता है। वह विषाक्तता एक सामान्य स्तर से कम ऑक्सीजन के कारण जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है तथा संक्रामक रोग फैलने का कारण भी बनती है। यानी कि WHO कहता है कि प्राकृतिक अथवा अन्य स्रोत से जो अवांछनीय पदार्थ आते हैं तो उससे जल तो प्रदूषण हो जाता है, लेकिन उसकी जो विषाक्तता है एक सामान्य स्तर से के ऑक्सीजन से कम हो जाती है। ठीक, और ये जल को हानिकारक कर देते हैं, यानी जल को प्रदूषित कर देते हैं, जो जीवों के लिए हानिकारक होता है। राइट, ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें समझना भी नहीं है आपको, बस आप टॉपिक टू टॉपिक डिटेल में चलते जाइए। जैसे जल क्या होता है कि स्वयं शुद्धिकरण करता है, ऑटो प्यूरिफिकेशन की क्षमता जल में होती है, परंतु जब मानव जनित स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषक का जल में सांद्रण इतना अधिक हो जाता है कि वह जल धारण क्षमता उसकी या स्वयं शुद्धिकरण की क्षमता को अपने आप कम कर देती है या समाप्त कर देती है, तो भी जल का प्रदूषण हो जाता है। ठीक,
यदि जल प्रदूषण के स्रोतों की उल्लेख करें तो हमको दो स्रोत मिलते हैं, एक आपके प्राकृतिक और दूसरे मानव जनित। प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन से भी जल प्रदूषण होता है, ठीक, क्योंकि मृदा अपरदन से मृदा के जो तत्व हैं ये क्या होते हैं कि जल में मिल जाते हैं। जल की जो एक संतुलन अवस्था होती है तत्वों की, उसमें ये तत्व मिलके उसका संतुलन अवस्था यानी बैलेंस को बिगाड़ देते हैं। भूस्खलन भी इसका एक प्रमुख कारण है। ज्वालामुखी उद्गार से विभिन्न प्रकार की गैसें, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के तत्वों का भी निष्कर्षण होता है, जिस वजह से जल का प्रदूषण होता है। पौधों और जीवों का जब विघटन होता है तो उसके द्वारा भी विभिन्न तत्वों का जल में श्रवण होता है। नदभार के कारण नदियों का पानी भी गंदा दिखाई देता है, जिसकी वजह से भी जल का प्रदूषण एक हद तक माना जा सकता है। दूसरा है आपका मानव जनित स्रोत। मानव जनित स्रोत ये सर्वाधिक प्रदूषण कर रहा है वर्तमान में जल को, जिसमें आपका औद्योगिकीकरण प्रमुख है, उसके बाद नगरीकरण है, फिर उसके बाद आपका कृषि है, फिर आपका जो है सामाजिक स्रोत है। औद्योगिकरण की बात करें तो विश्व के लगभग सभी भागों में, एक एक हेडिंग करके आप इसको बहुत डिटेल लिख सकते हैं। औद्योगिकरण पे चर्चा करें तो विश्व के सभी भागों में औद्योगिक उन्नति के साथ साथ वायु प्रदूषण के अतिरिक्त जल प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर हुआ है। उद्योगों से अनेक प्रकार के अपशिष्ट पैदा होते हैं, जिन्हें अशोधित व्यवस्था में जल में बहा दिया जाता है, यानी उसका शोधन नहीं किया जाता है। ठीक, जब शोधन नहीं होगा तो उसमें जो भी आपके हानिकारक तत्व मिले रहेंगे वो आके डायरेक्ट जल में मिल जाते हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ कई नए और अधिक हानिकारक प्रदूषण उत्पन्न होने लगे हैं, और मुख्य प्रदूषक आपके कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ठीक, फ्लोरीन, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सोडियम, मैग्नीशियम आदि हैं। इन्हें औद्योगिक इकाइयों से नदियों, झीलों, तालाबों आदि में बहा दिया जाता है। आप जानते हैं कि औद्योगिक इकाइयों से जो निकलने वाले कचरे या जो वहाँ से पानी होते हैं, अशोधित होते हैं, उनको डायरेक्ट जल में बहा दिया जाता है झीलों या तालाबों के किनारे। अक्सर आप देखते हैं औद्योगिक इकाइयाँ उन्हीं स्थानों के आसपास स्थापित की जाती हैं जहाँ पे जल के स्रोत की नज़दीकी बनी रहे, ताकि जो उसके कचरे हैं या औद्योगिक अपशिष्ट है उसको वहाँ पे बहाया जा सके। विश्व के लगभग सभी बड़ी नदियाँ उद्योगों के अपशिष्ट तथा नगरों के मलजल से दूषित हैं। फेडरो ने 1983 में अनुमान लगाया कि यूएसए, जापान और यूरोपीय देशों में लगभग सभी नदियाँ तथा रूस की 2/3 नदियाँ औद्योगिक विकास के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। भारत में लगभग 70% नदी प्रवाहित जल प्रदूषित हो चुका है। भारत का सबसे पवित्र और पावन मानी जाने वाली गंगा नदी आज सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। गंगा नदी के किनारे रासायनिक, वस्त्र, चर्म उद्योग, लुगदी, कागज, पेट्रो रसायन उर्वरक भारी मात्रा में इनकी संख्या स्थापित की गई है, जिसकी वजह से इनके द्वारा निकलने वाले जो कुएँ, इनके द्वारा जो निकलने वाले अशोधित जल और अपशिष्ट हैं वो डायरेक्ट जल में बहा दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कानपुर को ले सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 151 चमड़ा के कारखाने प्रतिदिन लगभग 58 लाख लीटर जल का उपयोग करते हैं, और ये जल जो है दूषित जल के रूप में गंगा में बहा दिया जाता है। तो इस तरह से आप उम्मीद कर सकते हैं। इन भारत में उद्योगों में सबसे अधिक प्रदूषण दामोदर नदी का किया है। उद्योगों के द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण दामोदर नदी में हुआ है। दामोदर नदी को बाढ़ों के कारण केवल बंगाल का शोक ही कहते थे, परंतु अब यह नदी अत्यधिक प्रदूषण के कारण बंगाल और झारखंड दोनों का शोक मान सकते हैं इसे। ठीक, साथ ही साथ यह एक जैविक मरुस्थल के रूप में बन गई है यहाँ पे। ठीक, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि नगरीकरण की। अभी तक आपने देखा औद्योगिकरण में आपने विभिन्न उद्योगों की बात की, धातु उद्योग, रासायनिक उद्योग, भोजन प्रक्रमण उद्योग या वस्त्र उद्योग, इन सभी में आपका यूज होता है। पेट्रोलियम उद्योग, आज सभी से जो निकलते अपशिष्ट हैं वो बहा दिए जाते हैं।
नगरीकरण की बात करें कि नगरीकरण का जल प्रदूषण से क्या संबंध है, तो औद्योगिकरण के साथ साथ जो है नगरीकरण से जल का बड़े पैमाने पर प्रदूषण हुआ है, ये आप जानते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि मानव विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों के लिए जल उपयोग करता है। जल के मुख्य घरेलू उपयोग जल का पीना हो गया, नहाना, भोजन बनाना या घर की सफाई करना, सीवर आदि हैं। ठीक, इन कार्यों के लिए नगरवासी प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का प्रयोग करता है। एक व्यक्ति की बात की जा रही है। इसका 70 से लेके 80% नालियों में गंदे जल के रूप में प्रवाहित किया जाता है और ये सभी झीलों और तालाबों में प्रवेश करते हैं, जिससे जल दूषित होता है। इसमें कागज, प्लास्टिक, डिटर्जेंट आदि प्रदूषक भी मिले होते हैं। नगर पालिका मल जल या सीवेज से जो है प्रदूषण करता है। घरेलू कूड़ा करकट जो आप प्रवाहित करते हैं, ये आपका नालों के माध्यम से नदियों में जाता है। नगरीकरण में नगरों में ये अधिकतर देखे जाते हैं। अगला है कृषि जो की जाती है तो उसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरकों या कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये कीटनाशक और उर्वरक प्रवाहित होकर जल में चले जाते हैं, यानी कि आपका जो यहाँ पे यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका उर्वरक वगैरह यूज किए जाते हैं। तो ये मान लीजिए बरसात का मौसम में यूज किए गए तो उस समय जो बहाव आता है पानी का, उससे क्या होगा कि ये जल के स्रोतों में जाके मिल जाते हैं और उसी के माध्यम से नदी, नहरों आदि में या तालाबों में पहुंचकर वहाँ के जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक, अगला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण भी एक प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, तो आपने देखा कि मानव जनित और प्राकृतिक कारण की बात किया गया। आगे देखते हैं हम लोग कि जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हो सकते हैं। आखिर जल प्रदूषण क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके कुछ प्रभाव होंगे, तभी तो इतना ज़्यादा जो है इस पर जोर दिया जा रहा है। ठीक, सबसे पहला बात करेंगे कि मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव। मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव की बात करें तो घरेलू कचरा हो गया, सीवेज, हानिकारक जीव के विकास से अनुकूलन परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और जो टाइफाइड, हैजा, पेचिस, पीलिया, ये सभी आपका दूषित जल की वजह से होता है। औद्योगिक इकाइयों से जो आपके अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं अपशिष्ट, उससे क्या होता है कि मान लीजिए उन पदार्थों में विषाक्त धातुएं मिली हो, जैसे पारा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, कैडमियम हो गया आदि सब उसमें मिली होती हैं। तो आपका जल जो है विभिन्न रोगों का कारण बनती है। जैसे पारा युक्त जल जब होता है तो इससे क्या होता है, मिनीमाटा रोग होता है, अंग शून्यता हो जाती है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, आपका जो दृष्टि है उसमें धुंधलापन आ जाता है। तो विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ भी आपका पारा से उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रेट। नाइट्रेट की बात करें तो जब नाइट्रोजन की अधिकता उसमें हो जाती है तो ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, इससे रोग हो जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अभी तांबे की अधिकता होने की वजह से उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, थकान अनुभव करना आदि समस्याएं होती हैं। जिंक मान लीजिए जल में मिला है ज़्यादा तो इसके प्रभाव से आपकी किडनी को क्षति हो सकती है। साथ ही साथ कैडमियम मिला है तो इसके प्रभाव से इटाई रोग होता है। तो ये सभी आपके मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेपर 1 का भी टॉपिक है। पेपर 1 में भी आपका ये मिलेगा राइट। वहाँ पे भी मानव प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव आपके जो सिलेबस है उसी में इंक्लूडेड है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि जल प्रदूषण का जलीय तंत्रों पे क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण के कारण जलीय पारितंत्र में उपस्थित पादप और जीव जंतुओं के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में परिवर्तन आता है, जिससे उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए जल में जो ऑक्सीजन है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन घरेलू अपशिष्ट, उर्वरक, औद्योगिक कचरा आदि का जलीय निकायों में मिलने की वजह से ये निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता हो गई। जब पोषक तत्व अधिक हो गए तो इसके कारण क्या हुआ, शैवालों की मात्रा बढ़ गई। जब शैवालों की मात्रा बढ़ गई तो जो उसमें जीव हैं उनका या जो अन्य समुद्री जीव हैं उनके सांस लेने या उनका भोजन बनाने आदि के जो प्रक्रियाएं हैं ये बाधित हो गई। साथ ही साथ जो अन्य प्रकाश संश्लेषी जीव और पादप हैं तो प्रकाश के अभाव में ये नष्ट होने लगे। राइट,
नष्ट हुए जो पौधे हैं या जैविक पदार्थ हैं, इनका सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटन होने से जल में जो घुली ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी कम हो जाती है, और जिसके बाद बड़ी संख्या में जलीय जीवों का विनाश हो जाता है। तो आप जानते हैं कि जैसे पारतंत्रों में जब विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की, ये देखिए हमने सुपोषण आपको पढ़ाया है और बहुत ही डिटेल में बताया था, ठीक, मैप के थ्रू हमने डिस्कस किया आपसे सुपोषण के बारे में। यूट्रोफिकेशन, सुपोषण क्या है एक बार फिर से बता दे रहे हैं। सुपोषण जब आपके जलीय पारतंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा अचानक बढ़ जाए, ठीक। पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ने से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो समुद्री या जलीय जीवों के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन जलीय में जो शैवाल हैं आदि के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मान लीजिए जो प्रदूषक उसमें उर्वरक से हो गया या घरेलू अपशिष्ट हो गया या नाइट्रोजन फास्फोरस युक्त तो ये सभी जब जल में बहाए जाते हैं तो इनसे क्या होगा कि जलीय निकाय में जब ये मिलते हैं तो जल का जो पोषक तत्व है वो बढ़ जाएगा। जब पोषक तत्व बढ़ता है तो इसी को हम लोग यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि शैवालों की संख्या में बहुत ही तेज़ गति से वृद्धि होती है, जिसे हम लोग एल्गी बूम भी कहते हैं, ठीक। एल्गी बूम यानी शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। शैवाल प्रस्फुटन यानी कि जब ये आपका जल निकाय में तत्व बढ़ेंगे, पोषक तत्व, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो घुलित ऑक्सीजन है उसकी भी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि अलग से तो ऑक्सीजन उसमें मिल नहीं रहा है, सब प्रदूषक ही तो जा रहे हैं, तो इससे ऑक्सीजन वहाँ पे क्षय होगा, यानी कि BOD का मान भी बढ़ेगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यही आपका जल में कार्बनिक तत्वों के रासायनिक अपघटन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन मात्रा होती है, ठीक। और जल प्रदूषण के स्तर का मापन भी BOD से ही किया जाता है। यदि आपके आसपास जो भी तालाब हैं या नदी हैं उसके जल प्रदूषण का मापन करना है तो उसमें जो BOD है उसी का जानकारी लेते हैं कि इसमें BOD कितना है या BOD की मात्रा कितनी बढ़ गई है। तो BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि जैव ऑक्सीजन मांग भी इसे कहते हैं। जैसे आप अभी जानते हैं कि यमुना में गंगा की अपेक्षा BOD बढ़ गया है, क्योंकि ज़्यादातर प्रदूषण होने की वजह से, ठीक। आगे है आपके सामने लिखा है DO यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन ये ऐसी ऑक्सीजन होती है जो जल में ही घुलित होती है। यह जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए जल में घुली ऑक्सीजन होती है, और जब जल में घुली ऑक्सीजन यानी कि DO डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाए तो माना जाता है कि जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ध्यान दीजिएगा कितना, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। 1 लीटर में 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। यदि इससे कम हुआ तो जो जल है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक। यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से आप डिजॉल्व ऑक्सीजन को चेक करेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन से पता चलेगा कि उसकी BOD बढ़ी है या घटी है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि BOD और DO, ध्यान दीजिएगा ये पूछा जाता प्रश्न है और जल प्रदूषण से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि मानव स्वास्थ्य पे प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक। उसको हमने देख लिया है, इसको भी आप यहाँ से समझ लीजिए कि जब भी पूछा जाए कि जल प्रदूषण का मापन किससे किया जाता है तो किसी भी स्थान या किसी भी जल निकाय का प्रदूषण ज्ञात करना होगा तो उसका हम लोगों को BOD निकालना पड़ता है। यदि जिस नदी जल का BOD मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, वह जल अधिक प्रदूषित होगा, और जिसमें BOG यानी कि ऑक्सीजन की मांग या जल में जब ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी यानी कि जल में पोषक तत्व बढ़ गए हैं, जल प्रदूषित हो गया तभी तो मांग बढ़ी है। अगर मांग कम रहे तो इसका मतलब कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई है, ठीक। तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है ये BOD के विपरीत संबंध एक दूसरे में। जब आपका BOD बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि जब जैव ऑक्सीजन की मांग बढ़ेगी तो घुलित ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और जब DO की मान बढ़ जाएगी, ठीक, जब DO बढ़ेगा तो आपका BOD घट जाएगा, BOD घट जाएगा, यानी कि आपका जल धीरे धीरे शुद्ध हो गया है, राइट। नेक्स्ट इसमें है आपका कि जल प्रदूषण में आपका भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है, ठीक। भूमिगत जल
जो आपके नगरीय अवशिष्ट होते हैं या औद्योगिक अवशिष्ट होते हैं, इसके द्वारा क्या होता है कि जब ये जल रिस कर भूमि के अंदर जाते हैं तो जो अंदर का यानी कि जो आपका ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की वजह अन्य भी हैं, जैसे सेप्टिक टैंक हम लोग लेते हैं, लैंडफिल, हानिकारक औद्योगिक कचरे के ढेर, पेट्रोल, तेल, रासायनिक युक्त भूमिगत टैंक आदि का उपयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं पेट्रोल टंकियों के पास जो पेट्रोल जहाँ पे रखे जाते हैं या डीजल रखे जाते हैं तो उसको गहराई में खोद के एक कुआं टाइप का बना के उसमें टैंक रखा जाता है, उसके अंदर जो है इस तेलों को रखा जाता है या तेल वगैरह को। मान लीजिए वहाँ पे लीकेज हो गई तो इससे क्या होगा, ये आपका रिस के भूमिगत जल को ही तो दूषित करेगा जो टैंक है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि ये भूमिगत जल को जब नुकसान करेंगे तो इसमें अन्य प्रकार के जैसे आयरन भी है, लेड है, ऑक्साइड है, फ्लोराइड है, तो ये सभी भूमिगत जल के स्रोतों में मिल जाते हैं और जिसकी वजह से ये प्रदूषित हो जाता है। जैसे यदि मान लीजिए पेयजल में आपका आर्सेनिक मिला है, प्रश्न पूछा गया है। हाँ, एक बात और आपको महत्वपूर्ण बता दें कि हमने जो अभी 50 प्रश्न आपका कराए हैं वनडे जंक्शन पे, आज ये अपलोड किया गया है वनडे जंक्शन, ठीक। यदि आप इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ये दूसरा चैनल है और यहाँ पे प्रैक्टिस हम करा रहे हैं 500 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स का जो आपके पर्यावरण से संबंधित हैं, ठीक। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि आर्सेनिक की मात्रा किस राज्य में सबसे ज़्यादा गंगा में प्रवाहित होती है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे प्रभावित हैं तो आप इसको देख सकते हैं वहाँ से, ठीक। तो आर्सेनिक की वजह से क्या होगा कि मानसिक और शारीरिक रोग उत्पन्न होंगे, जैसे चर्म रोग, हड्डियों का मुड़ना हो गया, डायरिया, त्वचा कैंसर, मधुमेह, किरेटोसिस, ब्लैकफुट आदि रोग जो है हो सकते हैं। फ्लोराइड यदि मिला है तो उसकी वजह से फ्लोरोसिस या कंधे और कूल्हे या घुटने में जो दर्द होती है तो फ्लोराइड की कमी हो जाती है। भारत के लगभग 19 राज्यों में लगभग 66 लाख लोग इससे प्रभावित हैं, ध्यान रखिएगा फ्लोरोसिस से। इसलिए नेक्स्ट है नाइट्रेट की उपलब्धता मान लीजिए हो जाए तो ये नवजात शिशुओं के हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मीथेमोग्लोबिन बना लेते हैं जो नाइट्रेट है, ठीक। इसके द्वारा क्या होता है कि ऑक्सीजन के परिवहन में बाधा उत्पन्न होती है और नवजात शिशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। इसे ही हम लोग ब्लू बेबी सिंड्रोम या मीथेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं, मीथेमोग्लोबिनेमिया कहते हैं जब नाइट्रेट की मात्रा जो है जल में अधिक हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है कि जल प्रदूषण तो हो गया, उसके प्रभाव हो गए, अब हम लोग उपचार को देखें कि आखिर इसका पे नियंत्रण कंट्रोल कैसे किया जाए। कंट्रोल करने के लिए हम सभी लोगों को जल के जो नगरीय जल हैं इसका या उससे जो निकलने वाले जल हैं उसका शोधन किया जाए और उसको उपयुक्त प्रयोग में लाया जाए, न कि फालतू के रूप में उसे बहाया जाए, ठीक। उद्योगों से निकलने वाले जो जल हैं उसका शोधन किया जाए और इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं ताकि जो उद्योगों के मालिक हैं उनको इसके लिए काफ़ी भरपाई करनी पड़े, तो भी उनको उनकी आंखें खुलेंगी, नहीं तो वो इसी तरह से प्रदूषण करते रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट है घरेलू सीवेज का उपचार। जो घरेलू काम हम लोग कर रहे हैं या घरेलू सीवेज जो बनाए गए हैं उसका भी उपचार करना चाहिए, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि व्यवस्था में भी सुधार करनी चाहिए, यानी कि जल को प्रदूषण से बचाने के लिए कृषि व्यवस्था में भी सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे हमने हरित क्रांति के बाद कृषि उपज को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया है, उर्वरकों और रासायनिकों का विस्तृत प्रयोग किया है। इससे क्या होता है, वायु भी प्रदूषित होता है, भूमि भी प्रदूषित होता है, साथ ही साथ जल प्रदूषण भी होता है। तो इसमें हम लोगों को वैज्ञानिकता लानी चाहिए, साथ ही साथ जैविक उर्वरकों का बड़े स्तर पर प्रयोग करना चाहिए जिससे जल प्रदूषण को रोका जा सके, साथ ही साथ वायु प्रदूषण को भी, ठीक। अगला है धार्मिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन। धार्मिक प्रवृत्तियों की बात करें तो भारत बहुत ही विशाल धर्म प्रधान देश है। धार्मिक प्रवृत्तियां भी यहाँ पे काफ़ी हद तक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। यदि एक अध्ययन की बात किया जाए तो आप देखें कि जो फूल माला वगैरह का यूज किया जाता है या साथ ही साथ जो
बनारस वगैरह की बात यदि आप करें तो वहाँ पे इसके लिए आपको ढेर सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। या जो आप देखते हैं कि लोग की मान्यता है या धारणा बनी है कि गंगा स्नान करने की वजह से जो है उनको मोक्ष या उनके पाप धुल जाएंगे। तो ऐसी धारणा जो है ये आपकी गलत धारणा है। ठीक, इसकी वजह से भी जल प्रदूषण हो रहा है। और जो गंगा नदी पवित्र मानी जाती है, इसकी वजह से विभिन्न प्रकार के आप यदि उनके घाटों के किनारे खड़े हो जाएं तो वहाँ पे आपको फूल माला वगैरह इतने कचरे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सभी आपके जल प्रदूषण के कारण हैं। साथ ही साथ एक अध्ययन के अनुसार जो बनारस है यानी वाराणसी है, यहाँ पे गंगा के किनारे लगभग इतने घाट बने गए हैं कि इन घाटों पे लगभग प्रत्येक वर्ष 25 से 30 हज़ार शवों का दाह संस्कार किया जाता है। न केवल बनारस बल्कि जो अन्य बड़े बड़े गंगा के किनारे शहर हैं सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन वाराणसी में एक अलग मान्यता है। ठीक, शवों के दान के लिए। तो ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं ये आपका नदियों के प्रदूषण के लिए भी एक हद तक उत्तरदायी होते हैं। हिंदू धर्म के धार्मिक विद्वानों की मान्यता है कि वाराणसी के घाटों पर यदि प्राण त्याग दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। अब जो साधु सन्यासी हैं वो मोक्ष की तरफ नहीं बल्कि वो भोग विलासता के जीवन में ज़्यादातर लोग आ गए हैं। तो यदि आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो साधु सन्यासी हैं उनकी जो गाड़ियां हैं मर्सिडीज़ वगैरह में वो सब घूम रहे हैं आजकल। तो ये जो मान्यता रही है एक हद तक अभी नहीं देखने को मिल रही है। आपको दूर दूर तक नहीं सुनाई देता होगा कि कोई साधु या सन्यासी मोक्ष प्राप्त के लिए गंगा में समाधि लिया। ठीक, हालांकि पहले ऐसा होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। ठीक, तो आगे बात करें कि जैसे जो शवाधान है या शवों को जब जलाया जाता है तो लगभग प्रतिवर्ष 10 से 15,000 टन 20,000 टन लकड़ी जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण भी होता है। वन काटे जाते हैं और इनसे जो राख होती है ये राख भी नदी में प्रवाहित की जाती है। और कुछ इसमें अधजली लकड़ियों के भी राख हैं जो नदियों में ही प्रवाहित कर दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से भी जल प्रदूषण होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब विद्युत दाह घरों की व्यवस्था के बावजूद भी लोग शवों को लकड़ी से जलाना तथा राख व अधजले शवों को गंगा नदी में बहाना पसंद करते हैं। कुछ शवों को तो बिना जलाए ही गंगा में फेंक दिया जाता है। मानव शव के अतिरिक्त वाराणसी के आसपास प्रतिवर्ष लगभग 7,000 मृत पशुओं के शव को भी इसमें फेंक दिया जाता है। ठीक, तो इस वजह से आपके जल प्रदूषण होते हैं और इनको हम लोगों को रोकना चाहिए या इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना चाहिए। आपने इन सब के बारे में जाना और इसमें कुछ न कुछ जैसे जो दाह संस्कार किए जा रहे हैं शवों को, उसके लिए हो सकता है संभव तो प्रशासन के द्वारा जो गंगा नदी है या इसके पानी को रोक के पूरी तरह से नहीं बल्कि एक इस तरह से अलग से पौंड या तालाब की तरह एक बना दिया जाए और दाह संस्कार यहाँ पे ज़्यादातर कराया जाए तो संभव है कि इससे कुछ कम या कुछ प्रभाव पड़ेगा जलीय प्रदूषण का, जो नदियाँ इससे प्रदूषित ज़्यादा हो रही हैं। ठीक, तो धार्मिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन थोड़ा बहुत ज़रूरी है। जन जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सबसे कारगर उपाय यही है कि जल के महत्व को और उसके द्वारा होने वाले प्रदूषण को लोगों को समझाया जाए, शिक्षित किया जाए कि आखिर इससे क्या हो सकता है, भविष्य में क्या समस्याएं झेलने को मिल सकती हैं, कितना जल जो है बचा है। कि जैसे आपके एक बोतल जो जल आप खरीदते हैं 20 रुपये कीमत है, 20 रुपये प्रति लीटर मान सकते हैं आप। तो भविष्य में यदि देखें तो 100-150 रुपये की बात जो है आप दूर नहीं कर सकते हैं कि इतना नहीं जाएगी। ठीक, इसलिए हम सभी को जल प्रदूषण के लिए सचेत होना पड़ेगा। जन जागरूकता ही इसका एक महत्वपूर्ण कारण है जो इसको रोक सकती है या जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।
हालांकि भारत सरकार के भी द्वारा विभिन्न कदमों को उठाया गया है। जल प्रदूषण के लिए कठोर कदम भी बनाने चाहिए, जो कानून है इसको और कड़े करने चाहिए। जैसे जल प्रदूषण निवारण अधिनियम जो बनाया गया 1974 में, ये आपका पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा टाइम पीरियड, ठीक। और 1978 और 88 में भी इसका संशोधन किया गया है, ठीक, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नदी बोर्डों का भी गठन किया गया था, नदी बोर्ड अधिनियम बनाया गया 1956 में। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम बनाया गया था 1970 में, ठीक। तो ये सभी आपके जल प्रदूषण संबंधी कानून हैं। और गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय नदी योजना संरक्षण भी लागू किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया और इसे ही गंगा एक्शन प्लान कहा गया, GAP। चूँकि 35% भारतीय जनसंख्या इसी नदी घाटी में निवास करती है, फलस्वरूप मल अपशिष्ट लाशें, शव, गाद इसी नदी तंत्र से प्रभावित होते हैं। और गंगा की सफाई के लिए गंगा एक्शन प्लान का जो पहला चरण था 1986 से 1993 के बीच चला। प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा कहाँ से प्रदूषण, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रदूषण की शुरुआत मानी जाती है, तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश से मान सकते हैं, ठीक, हरिद्वार से मान सकते हैं। ऋषिकेश में उतना प्रदूषण नहीं हुआ है, ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ऋषिकेश में आप जाएंगे तो वहाँ पे नदी, गंगा नदी का पानी जो है इतना साफ़ है, इतना स्वच्छ है कि आप उसको पी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर से आपको देखने पे जो आपके कंकड़ वगैरह हैं, ठीक, ये आपके ऊपर से नीचे तक दिखते हैं, ऊपर से देखने पे। तो इससे आप स्पष्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जल कितना साफ़ होगा, ठीक। साथ ही साथ जो यदि आप गए होंगे कभी तो वहाँ राम झूला या लक्ष्मण झूला जो है, वहाँ के आसपास यदि आप रुक के नौका विहार करेंगे तो उससे भी आप वहाँ पे इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का जल कितना स्वच्छ है, ठीक। जो भी मित्र उत्तराखंड वगैरह से होंगे, ठीक, तो या हरिद्वार वगैरह से काफ़ी लोग हैं, तो वो लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। और ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि गंगा में प्रदूषण कहाँ से शुरुआत होता है, ठीक, तो आपका उत्तर होगा हरिद्वार। यदि दोनों एक साथ दिया है, हरिद्वार और ऋषिकेश, तो दोनों आप लगाइएगा, ठीक, क्योंकि शुरुआत यहीं से हो जाती है, उसके पहले नहीं रहता है। जहाँ से मानवीय हस्तक्षेप बढ़ता है वहीं से शुरुआत आप समझ सकते हैं। 1995 में गंगा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदल के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया और यह राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण वर्तमान में 20 राज्यों के 121 शहरों और 40 नदियों में संचालित की जा रही है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कितनी नदियों के लिए NRCA चालू किया गया, यानी कि NRCA यानी नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, ठीक, तो ये 40 नदियों के लिए चालू है, ठीक, 121 शहरों में। नमामि गंगे योजना भी इसी से संबंधित है, ठीक। नमामि गंगे योजना 2014 जून में चालू की गई और यह गंगा नदी संरक्षण और उसके जीर्णोद्धार तथा प्रदूषण समाप्त करने के लिए इसका उद्देश्य रखा गया, ठीक। साथ ही साथ इसमें सीवेज ट्रीटमेंट, वनीकरण, जैव विविधता का विकास, जन जागरूकता, गंगा ग्राम योजना, नदी तल की सफाई, औद्योगिक प्रवाह निगरानी आदि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये आपका फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक। तो जो हमने यहाँ पे बात किया कि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, ठीक, तो यह आपका जल प्रदूषण रोकथाम के लिए एक कानून था और इसका प्राथमिक उद्देश्य मानव उपयोग हेतु जल की गुणवत्ता को बनाए रखना था, ठीक। केंद्रीय जल प्रदूषण बोर्ड जो है उसके कार्य क्या क्या हैं ये जान लेते हैं कि यह केंद्र सरकार को सलाह देता है जल प्रदूषण से संबंधित, साथ ही साथ राज्य बोर्डों के कार्यों का एकीकरण और उसके जांच करता है, उनकी अनुसंधान करता है, ठीक। जल प्रदूषण हेतु देशव्यापी कार्यक्रम चलाता है और उसमें जो जल प्रदूषण के मानक हैं समय समय पर उसका निर्धारण करता है जल नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे आपका समुद्री प्रदूषण। यदि हम लोग जल प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो समुद्री प्रदूषण की बात न करें,
तो ये भी आपका अनुचित है, क्योंकि अलग से इसके लिए आपको मिलेगा नहीं। तो इसमें आपके समुद्री प्रदूषण की बात करें तो नदियाँ या वर्षा जल द्वारा जो लाए गए सीवेज या कृषि अपशिष्ट हैं या कूड़े कचरे हैं, तो कीटनाशक या उर्वरक, भारी धातुएं, प्लास्टिक आदि का जो है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर देते हैं ये सभी। इसके अतिरिक्त तेल हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ जो समुद्र में विसर्जित किए जाते हैं, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट भी समुद्री प्रदूषण के कारण बनते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नदियाँ प्रदूषित हैं इनका जल कहाँ पे गिर रहा है? समुद्र में गिर रहा है, जिससे क्या होगा? समुद्र का भी तो जल प्रदूषित होगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब समुद्री लहरें आती हैं या सुनामी वगैरह आते हैं तो उसके किनारे वगैरह आप देखते हैं कि पूरा जो है प्लास्टिक के बॉटल वगैरह इतने ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं, ठीक। तो ये आप देख सकते हैं कि समुद्री प्रदूषण की हालत क्या होती है। यदि एग्जाम्पल के तौर पे आप केरल की बात करें तो जब वहाँ पे सुनामी वगैरह आते हैं या केरल में चक्रवात वगैरह आते हैं तो इसके तट जो है पूरा ये जो समुद्री कचरे होते हैं, समुद्री कूड़े होते हैं, ठीक, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनसे पूरा तट उसका भर जाता है। यदि इसके कारकों पे नज़र डालें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भूमि आधारित पुनर्भरण। लगभग 44% इसका उत्तरदायी कारण है जो समुद्री प्रदूषण उत्पन्न करता है। वायुमंडलों की वजह से भी, वायुमंडलीय आगत भी है इसमें लगभग 33%, समुद्री परिवहन के कारण 12% और डंपिंग के कारण 10%। डंपिंग यानी अपशिष्ट पदार्थों का जब इसमें निस्तारण किया जाता है तो उससे लगभग 10% जो है समुद्री प्रदूषण होता है, ठीक। वायु प्रदूषण से जो आपका अम्लीय वर्षा होता है इसके द्वारा भी समुद्री जल प्रदूषित होता है। सागर तल का खनन होता है जब भारी धातुओं का जमाव सागर में हो तब भी आपका इससे समुद्री प्रदूषण होता है, ठीक। अन्य कारणों में बात करें तो तेल अधिप्लाव यानी कि ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का तात्पर्य है कि मानवीय गतिविधियों के कारण तरल पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का समुद्र में निर्मुक्त होना। जैसे प्रत्येक वर्ष 10 से 12 करोड़ टन, ये करोड़ टन यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक, 10 से 12 करोड़ टन से अधिक तेल का परिवहन जो है समुद्री रास्तों की वजह से होता है। आप जानते हैं ये समुद्र ही है जो सबसे सस्ता साधन है और इसी के द्वारा सबसे ज़्यादा आयात निर्यात किए जाते हैं। आसान भी है, सस्ता भी है। समुद्री टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने पे तेल का रिसाव हो जाता है। अभी आपने हाल ही में देखा कि तेल से लदा हुआ एक जहाज़ आ रहा था और यह पूरी तरह से तेल का रिसाव जो है समुद्र में हो गया और यह पूरा जल गया था, यानी डूब गया था, ठीक। तो आप देख रहे थे कि पूरे समुद्र पे जो है अभी हाल ही में आप देखेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। हाल ही में समुद्र में तेल रिसाव हुआ था और इसकी वजह से समुद्र के ऊपरी परतों पे पूरा तेल फैल गया था और उसको हटाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया गया। अभी आगे हम लोग देखेंगे उपचार में, ठीक। इस प्रकार लगभग इससे 6% तेल का रिसाव होता है समुद्रों में। तो आप जान सकते हैं 6% का मतलब लगभग 200 लाख गैलन तेल प्रति वर्ष। तो इसका अंदाज़ा आपको लग सकता है कि इतना तेल यदि निकलेगा तो समुद्री पारितंत्र और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। प्रभाव को ही देख लेते हैं अब कि समुद्री प्रदूषण से क्या प्रभाव होगा। समुद्री प्रदूषण से जो परमाणु कचरे का गहरे समुद्र में हम लोग एक बंद कंटेनर में क्या करते हैं, अपशिष्टों को उसमें डालते हैं, उसका निस्तारण करते हैं और जब ये रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं या परमाणु कचरे होते हैं, मान लीजिए इनका रिसाव हो गया, अगर रिसाव हो गया तो बृहद स्तर पे जो समुद्री पारितंत्र है या जैव विविधता है वो नष्ट हो जाती है। समुद्री जल के ऊपर जो तेल होता है उसके तैरने की वजह से क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिससे जलीय पौधे और पादप प्लवक क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और जैव विविधता या खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। तेल रिसाव और अधिप्लावन से क्या होता है, समुद्री जीव या अन्य जीवों पे भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है इसका।
साथ ही साथ जो तैलीय पदार्थ हैं ये पक्षियों के पंखों में भी चिपक जाते हैं, और जब पंखों में चिपक जाएंगे तो उसके उड़ने में वो सक्षम नहीं रह पाते और आसानी से दूसरे जीवों का शिकार होने के साथ समुद्र में डूब भी जाते हैं। ठीक। सी फूड, तेल अधिक प्रभावित अधिप्लाव होगा जब, इसके प्रभाव से क्या होगा, सी फूड यानी समुद्री भोजन भी हानिकारक हो जाएगा मानव के लिए। ठीक। साथ ही साथ आग लगने की भी संभावना रहेगी। ठीक। तो ये सभी कारण रहे हैं जो इसके प्रभाव हैं। अब उपचारों की बात कर लें तो उपचारों की कई विधियां हैं, रासायनिक विधि है, जैविक विधि है, भौतिक विधि और यांत्रिक विधि। सभी की एक एक करके चर्चा करते हैं। रासायनिक विधि कैसे, कि मान लीजिए डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाए समुद्रों में। ठीक। जो आपके तेल के बुलबुले के माध्यम से जो है ये वाष्पीकृत हो जाएगा तेल। ठीक। परंतु यह विधि भी तो घातक है जलीय पौधों के लिए या जलीय पारतंत्र के लिए, क्योंकि डिटर्जेंट जब प्रयोग होगा तो इसकी वजह से भी तो विभिन्न प्रकार के जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा समुद्रों में। दूसरी विधि है जैविक विधि, बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या है, एक टेरी संस्था है। ठीक। टेरी का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, कई बार पूछा जाता है, TERI। ठीक। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा विकसित एक आयल जंपिंग जैविक उपचार की एक विधि है, जैविक उपचार की विधि है। इसमें क्या होता है कि इसमें आयल जय पर बैक्टीरिया का प्रयोग करके तेल अधिप्लाव को नियंत्रित किया जाता है। ये जीवाणु तेल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन को खाकर उसे गैर हानिकारक यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपकी महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन ये भी उतनी कारगर नहीं है क्योंकि इतने बड़े स्तर पे ये बैक्टीरिया काम नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये एक हद तक अच्छा वर्क करते हैं। ठीक। ये समझ में आया आपको कि आयल जंपिंग क्या है। इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको जहाँ पे तेल रिसा होता है वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और ये क्या करते हैं कि तेल में जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको खा लेते हैं और CO2 और जल में जो गैर हानिकारक है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। भौतिक विधि क्या है, तो इसमें क्या होता है कि नियंत्रित दहन प्रक्रिया के द्वारा तेल को जलाकर लगभग 98% तेल रिसाव अधिप्लाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक। तो भौतिक विधि में कह रहा है कि जो जहाँ पे तेल रिसाव हुआ हो यहाँ पे तेल को ही जला दिया जाता है ऊपर। लेकिन इस विधि से क्या होता है कि तेल अधिप्लाव की मोटाई कम से कम 9 मिलीमीटर होनी चाहिए, यानी कि जो तेल फैला है समुद्रों के ऊपर इसकी मोटाई लगभग 9 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए, तभी जो है ये कारगर हो पाएगा। ठीक। सामान्य स्थिति में यह विधि अप्रासंगिक है क्योंकि इससे वायु प्रदूषण भी उत्पन्न होगा और जो कार्बन उत्सर्जन और वैश्विक तापन का भी कारण बनेगा। साथ ही साथ यदि जो जलेगा तो वहाँ के जो जलीय जीव हैं उसके जद्दोजहद में या उसके लपट में जो आएंगे जहाँ पे जल रहा होगा तो वो भी नुकसान उनको भी होगा। तो ये उतनी अच्छी तरकीब नहीं है। अगला है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में 3 मेथड हैं। एक आपका भूम विधि, इसमें क्या है कि तेल अधिप्लाव क्षेत्र में एक प्रकार की दीवार बना दी जाए। ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना दूर जो है आपका तेल फैला है, मान लीजिए यहाँ तक फैला है, तो इसके चारों ओर एक ऐसा मतलब दीवार टाइप का बना दिया जाए जिससे ये उसके बाहर न जा पाए। ठीक। तो इसके लिए आप जानते हैं कि समुद्रों में दीवार बनाना उतना पॉसिबल नहीं है, फिर भी तकनीकी इतनी विकसित हो गई है कि यहाँ पे कुछ न कुछ इसके लिए उपाय किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। लेकिन जब तक ये रोका जाएगा तो आप जानते हैं कि इतना तेज़ गति से तेल के ऊपर जल के ऊपर तेल फैलता है कि इसको रोकना उतना आसान नहीं है। दूसरी विधि है आपके पास सार्वेंट्स विधि। सार्वेंट्स विधि में क्या होता है कि इस विधि में जो तरल पदार्थ या गैसों को अवशोषित किया जाता है। ठीक। और तीसरा जो है स्कीमर्स विधि है। यह एक प्रकार का वैक्यूम क्लीनर होता है जो जल की सतह से तेल अवशोषित करने के लिए बनाया जाता है, परंतु इसके प्रयोग के लिए शांत जल का आवश्यक होना होता है, यानी कि ये भी आपका उतना कारगर नहीं है। इसके लिए क्या होता है, जबकि आप जानते हैं कि समुद्री जल में लहरें प्रायः उठती रहती हैं, शांत जल नहीं है, तो इस वजह से भी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो गहरे सागर हैं वहाँ पे ऐसा होता है तो एक हद तक वहाँ पे इसका उपचार किया जाता है। ठीक।
तो ये सभी आपके समुद्री प्रभाव रहे हैं, साथ ही साथ उपचार क्या है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। और ये समुद्री प्रदूषण वगैरह आपके एकेडमिक में भी टॉपिक रहे हैं। यदि आप स्नातक के छात्र हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक, या पीएचडी वगैरह में भी यूजफुल होता है, क्योंकि जब आप सिनॉप्सिस वगैरह बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक, और अंत में एक बात और कि ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मुझे पता है। ठीक, लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि आपके सभी समस्याओं का समाधान किया जाए, जो भी आपके प्रश्न रहते हैं। तो आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट में बताया करिए। ठीक,